मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, 12th क्लास का कॉमर्स। और वो भी हिंदी में। अकाउंट्स पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में। साझेदारी किसे कहते हैं अभी तक? अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों हम अकेले नहीं काम कर सकते हैं? आखिर हम अकेले भी तो व्यवसाय को कर सकते हैं। तो अभी तक आपने एकल स्वामित्व के वित्तीय विवरण के ही बारे में सीखा है। जब तक व्यवसाय विस्तृत होता है, तब व्यवसाय के देखभाल तथा उनके जोखिम को उठाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब अकेला व्यक्ति अधिक पूंजी नहीं जुटा सकता, या अकेला व्यक्ति बहुत सारे वर्क एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। जोखिम उठाना, अधिक पूंजी का मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों में व्यावसायिक लोग साझेदारी को अपनाकर संगठन की रचना करते हैं। साझेदारी को अपनाते हैं और एक संगठन की रचना करते हैं। साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन की कुछ अपनी विशिष्टताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक फर्म एक साझेदारी फर्म तब अस्तित्व में आती है जब कम से कम दो व्यक्ति, देखिए यहाँ से इसका है डेफिनेशन। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, तभी आपकी साझेदारी होगी। और अधिक से अधिक, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, एक साथ मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करने पर सहमत हो। और सब लोगों में क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और लाभ का विभाजन करते हैं। उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ प्राप्त होने वाले लाभों को साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। साझेदारों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर संभवतः कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज तथा साझेदारों के पूंजी खाते अनुरक्षण विशिष्टता। साझेदारों की मृत्यु, जब किस साझेदार जब नए साझेदार को फर्म में शामिल करना है, तब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में लेखांकन में विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ती है। एक सेकंड रुक जाइए। आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में लेखांकन में विशिष्ट निरूपणों का जरूरत पड़ती है, जिससे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन साझेदारी लेखांकन के आधारभूत पहलुओं पर व्यवसाय प्रस्तुत करता है, जैसे लाभ का विभाजन करना। सिंपल सी बात है, जब साझेदारी में जब कोई कार्य होगा तो प्रॉफिट होना ही है। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दो में कोई एक ही होगा। मैक्सिमम तो प्रॉफिट ही होता है। तो लाभ का क्या होगा? विभाजन होगा। दो पार्टनर है तो दो में होगा, चार है तो चार में होगा। ठीक है। पूंजी खाते का अनुसरण आदि इनके साझेदारी की प्रविष्टि है। और पास ऋण करना, मृत्यु तथा फर्म के विघटन जैसी परिस्थितियों के निष्पादन। अब देखिए, मृत्यु भी हो जाए या अवकाश भी, साझेदार की मृत्यु भी तो हो सकती है, अवकाश भी तो ग्रहण कर सकता है। फर्म का विघटन जैसी परिस्थितियों में निष्पादन को अनुवर्ती अध्यायों में प्रस्तुत किया जाता है। किसको? जो एग्रीमेंट बनता है, जो साझेदारी का जो समझौता होता है। ठीक है, ये देखते हैं साझेदारी की प्रविष्टियां क्या होती हैं। जो साझेदारी की मेन प्रविष्टियां होती हैं वो क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने और उसके लाभों और हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं, तो वे साझेदारी या भागीदारी में माने जाते हैं। साझेदारी के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो
देखिए यही सबसे मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अधिनियम 1932 के अनुसार 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। क्या करते हैं, वो लोग सहमत होते हैं आपस में कि हम लोग व्यवसाय करेंगे जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाए। या तो जैसे मान लीजिए साझेदार है, साझेदार में या तो कोई एक करे संचालन या तो दोनों करें, ये उनकी सहमति की बात है। आगे देखते हैं। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। और एक साथ मिलकर जब काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। ठीक है, जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय का संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा इसे स्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती। साझेदारी के अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशिष्टताएं, मतलब क्या अनिवार्य है, बिना इसके हो नहीं सकता। अनिवार्य क्या है, साझेदारी में वे कौन सी बातें हैं जिनका होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, मतलब या तो दो व्यक्ति हो या तो उससे अधिक हो। साझेदारी संगठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्तियों को साथ आना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसको समझिए, एक फर्म के गठन में कम से कम दो साझेदार हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक फर्म का गठन करने के लिए व्यक्तियों का अधिकतम संख्या एक सीमा भी है, अधिकतम संख्या की एक सीमा भी है, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। अनुबंध का समझौता होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं और साझेदारी में, तो क्या होना चाहिए, अनुबंध। अनुबंध किसको कहते हैं, अनुबंध किसको कहते हैं, अनुबंध किसको कहते हैं, एग्रीमेंट को कहते हैं। मतलब जो एग्रीमेंट बनता है कि साझेदारी में ये बातें रहेंगी। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौता का ही परिणाम होता है जो व्यवसाय चलाने व लाभ हानि बांटते हैं। अतः व्यवसाय चलाने, देखिए अगर व्यवसाय चलता है तो जो लाभ होगा उसको आप लोग अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बांट लेंगे। आपसी संबंधों के लिए समझौता, अनुबंध साझेदारों के बीच एक आधार पर होता है। यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारी के बीच समझौता लिखित रूप से ही हो, मतलब कोई जरूरी नहीं लिखित हो, यह मौखिक समझौता भी वैध है। लेकिन किसी विवाद के समय, मतलब विवाद के बचने के समय यह प्राथमिकता दी जाती है कि साझेदारी एक लिखित समझौता करे। मतलब अगर कोई विवाद हो गया, अगर कोई इन दोनों में विवाद हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए विवाद हो गया, अगर एग्रीमेंट बना है तो उसको सब लोग मानेंगे, न्यायालय भी मानेगा, कोर्ट कचहरी, मतलब सब लोग कहेंगे हाँ हाँ ये जब बातें हैं तो क्यों। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इन दोनों में तय हुआ कि जो प्रॉफिट होगा 2:3 होगा, ठीक है। जब प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या कह रहा है, जो जो 3 हिस्सा पा रहा है वो कह रहा है, और जो 2 हिस्सा पा रहा है, 2 हिस्सा वाला कह रहा है नहीं नहीं मुझे भी बराबर चाहिए, मतलब 1/2 चाहिए, कह रहा है 1/2 चाहिए। तो ये क्या है, झूठ भी बोल सकता है, कहेगा नहीं नहीं मैं तो बोला था कि प्रॉफिट होगा तो 1/2 लूंगा। लेकिन अगर ये समझौता लिखित में है, लिखित मतलब ये, अगर ये लिखित में समझौता है तो क्या होगा, अगर लिखित समझौते हैं तो वह प्रमाण के रूप में पेश किया जाएगा और साफ साफ उसमें लिखा रहेगा कि नहीं देखिए जब हम लोगों में एग्रीमेंट हुआ तो 2 संबंध 3 का, ठीक है।
अब व्यवसाय, व्यवसाय कैसा होना चाहिए? व्यवसाय वैध होना चाहिए कि अवैध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, साज किसी समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी परिसंपत्ति मात्र व सह संबंधी स्वतः साझेदारी का गठन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि रोहित रोहित एवं सचिन संयुक्त रूप से एक भूभाग खरीदते हैं तो वह उस परिसंपत्ति के संयुक्त रूप से प्लांट के मालिक हैं, साझेदार नहीं। लेकिन यदि वे यह कार्य लाभ कमाने के लिए करते हैं और लाभ के लिए जमीन को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे साझेदार कहा जाएगा। मतलब समझ में आया? अगर दो व्यक्ति हैं, कौन? रोहित है और सचिन है। अगर कोई प्लांट है उसको खरीद रहे हैं और खरीद करके आपस में बांट ले रहे हैं कि आधा तुम हिस्सा ले लेना, आधा तुम हिस्सा ले लेना, तो यह व्यवसाय नहीं है। हाँ, उसको खरीद करके और बेच दे रहे हैं। खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, वही उन लोगों का काम है। तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीजें होनी आवश्यकता है, मतलब जरूरी है। किसमें जरूरी है? ये सारी चीजें होना जरूरी है एग्रीमेंट में, समझौते में, पार्टनरशिप में। अगला है पारस्परिक अभिकरण। साझेदारी का एक व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। इस कथन के दो महत्वपूर्ण आशय होते हैं। पहला, व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार की अधिकृत है। दूसरा, सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए एक अभिकर्ता भी है। वह अपने काम के द्वारा दूसरे को फर्म के व्यवसाय के हित में कर सकता है तथा दूसरे कामों से उनके साथ संबंध हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी साझेदार अपने व्यवसाय को करने के लिए, मतलब कोई भी यहाँ पे साझेदार एक व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। मतलब साझेदार जितने भी हों, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग मिलकर के ही चलाएं। इसमें कोई एक भी चला सकता है, बाकी कुछ और काम करें, या बाकी ये कहते हैं एक कोई एक्टिव रहे, कोई डिसएक्टिव रहे, बस पूंजी लगा दे, प्रॉफिट का इंतजार करे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। देखते हैं साझेदारी में लाभ का विभाजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लाभ के विभाजन का साझेदारी कैसा? साझेदारी या भागीदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों एवं हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। यदि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा के विवरण में साझेदारी को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसमें हानि भी नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि कुछ लोग धर्मार्थ कार्य कल्पनाओं के लिए किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो ऐसी साझेदारी नहीं कहा जाता। सुनिए, मतलब इन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम लोग साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इसको आपस में चाहे बराबर बराबर बांट लेंगे, चाहे बराबर मतलब 1/2 1/2 बांट लेंगे, चाहे 2 संबंधित 3, चाहे 3 संबंधित 2, चाहे 5 संबंधित 2, जो भी इन लोगों में एग्रीमेंट बने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाभ का विभाजन। साझेदारी का उत्तरदायित्व, मतलब आपका क्या उत्तरदायित्व है साझेदारी के प्रति? प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदार के साथ स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कोई भी ऐसा साझेदार नहीं है जिसको बोल दिया जाए कि नहीं नहीं तुम ये काम मत करना, तुम ये काम मत करना। सब काम करना है, सब कॉपी सब देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जब तक कि वह एक साझेदार है।
जब तक कि वह क्या है, एक साझेदार है। केवल यही नहीं, एक साझेदार एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होता है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती। फर्म के कार्यों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संगठित होती है। उसकी परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण चुकाने हेतु आवश्यक होती है। मतलब एक साझेदार है, उस साझेदार के सभी उत्तरदायित्वों को, अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उसकी संपत्तियों से पूरा किया जाएगा। ठीक है। या एक साझेदार का जो उत्तरदायित्व होता है कि वो, जैसे होता है ना कि 3-4 साझेदार हैं, तो एक साझेदार बोला नहीं तुम ये नहीं कॉपी देख सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं, तुम हर काम कर सकते हो, सहमति होनी चाहिए, हर बुक को देख सकते हो, कोई भी चीज सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं कहते हैं कि ये बातें छुपा देना, उस साझेदार को मत बताना, ऐसा नहीं। 3 लोग हैं तो वो बातें तीनों लोग को जानना चाहिए, क्योंकि तीनों लोग बराबर के हिस्सेदार है ना। ठीक है। साझेदारी विलेख किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख, जिसको हम एग्रीमेंट करते हैं। साझेदारी संलेख किसको कहते हैं? जिसको हम एग्रीमेंट करते हैं। तो साझेदारी विलेख को हम लोग अगले क्लास 2 में पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 1 था, क्लास नंबर 1। ठीक है, और क्लास नंबर 2 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।